हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बीएड 2021 का मैथमेटिक्स का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, 100 नंबर के क्वेश्चन। तो पहले पार्ट में हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अगले पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन यानी कि 50 और 50 मिलाकर हो गए 100, यानी कि दो पार्ट में हम इस वीडियो को इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर। जो कि सबसे पहला पार्ट आपसे पूछा जाता है। सबसे पहला पार्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, वो आपका जनरल नॉलेज होगा, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। तो इसमें 2021 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए उसको सॉल्व करते हैं। तोतकेई तूफान से किन दो रियासतों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था? गुजरात और महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, या बिहार और झारखंड। दोस्तों सबसे ज्यादा जो नुकसान दो राज्यों को हुआ था वह था आपका गुजरात और दूसरा था आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया है ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपसे सिंपल पूछी आ रही है, यानी कि ब्रिक्स की क्या फुल फॉर्म आपकी है। तो ब्रिक्स की क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? बी से है आपके ब्राजील, तो बांग्लादेश और भूटान वाला ऑप्शन यानी कि ए और सी गलत हो जाएंगे। फिर आर से रशिया, इंडिया, चाइना, और एस से है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज कि BRI सबसे पहले आपका ब्रिक था। साउथ अफ्रीका को एस, यानी कि साउथ अफ्रीका का जो एस है वो साउथ अफ्रीका को 2010 के अंदर जोड़ा था। 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया आता है कि सबसे आखिर में यानी कि साउथ अफ्रीका को कब, कौन से साल में ब्रिक्स में जोड़ा गया था? तो 2010 था वो। क्वेश्चन नंबर तीन। रकबा के लिहाज से दुनिया में हिंदुस्तान का मकाम क्या है, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो एरिया के अकॉर्डिंग जो है दूसरा है, छठा है, सातवां है, या आठवां है? तो ये दोस्तों है आपका है सातवां नंबर का। इंडिया जो है सातवें नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है आपका रशिया। नंबर टू पर है आपका कनाडा। और नंबर तीन पर है आपका USA। नंबर चार पर है आपका चाइना। और नंबर पांच पे है आपका ब्राजील। और नंबर छह पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि सात तक तो आपको याद होने चाहिए। और हिंदुस्तान यानी कि इंडिया है आपका टोटल सातवें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर चार। केरला के किस दौरान यानी कि किस त्योहार के दौरान स्नैक बोट रेस मुनक्किद की जाती है? यानी कि स्नैक बोट रेस कौन से त्योहार के अंदर की जाती है? तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस त्योहार है जिसको ओनम के नाम से जाना जाता है। तो ओनम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्नैक बोर्ड को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको मालूम है। तो नहीं मालूम तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वेलम कली। वेलम कली के नाम से ये जाना जाता है दोस्तों, स्नैक बोर्ड। अलहदा रियासत तेलंगाना का सरकारी तौर पर कयाम किस को अमल तारीख को अमल में आया, यानी कि तेलंगाना जो है स्टेट कब बना है? 5 सितंबर 2015, या आपसे है 14 अगस्त 2014, 2 मई 2014, या 2 जून 2014। तो दोस्तों ये बना था 2 जून 2014 को। और ये किस स्टेट से मिलके अलग हुआ था, यानी कि तेलंगाना किस स्टेट से अलग हुआ था? तो तेलंगाना हुआ था आंध्र प्रदेश। मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपका, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं अब। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों के खाली रहने की सूरत में लोकसभा के इजलास की सदारत करते हैं? यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट है, तो उस केस में वहां पर जो सदारत करेंगे वो कौन करेंगे? सदर जमहूरिया हिंद, या नायब सदर जमहूरिया हिंद, या राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, या सदर जमहूरिया के नामजद करदे
रुकुन। तो ये तो होते हैं आपके ऑप्शन। इसका जो करेक्ट होगा दोस्तों, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर अब 7 की तरफ चलेंगे। तालीम को किस सन में मुश्तरका फहरिस्त में शामिल किया गया है? यानी कि तालीम के बारे में ये पूछा जा रहा है कि तालीम को जो आपकी सेंट्रल लिस्ट है उसमें कब शामिल किया गया है। ये दोस्तों पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करती थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। तो ये 1976 को शामिल किया गया, 1976, और ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। और इसमें फिर क्या किया था, यानी कि स्टेट लिस्ट से ये हटा दिया गया था, पहले ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आता था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला गया है नई तालीमी पॉलिसी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात कर रहे हैं, के तहत पेश है किरदार आम ढांचा है। यानी कि कौन सा ढांचा है, 2+10+2+3, या 8+3+2, या 5+3+3+4, या 7+3+5। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आज के टाइम पे, एजुकेशन के हर जगह हर फील्ड में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपका 5+3+3+4, यानी कि 5+3+3, यानी कि 5-3-3-4। ये आपसे कई बार पेपर में रिपीट क्वेश्चन हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार सरकारी तौर पर स्वच्छ भारत मिशन की यहाँ पूछ रहे हैं कि शुरुआत किस मौके पर की थी? योम आजादी के, योम जमहूरिया के, योम आलिम माहौलियात के, या गांधी जयंती के? तो दोस्तों जो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत की गई थी वो गांधी जयंती के दिन की गई थी, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को। और ये कहाँ से की गई थी? आपकी राजघाट से की गई थी, राजघाट से, दिल्ली दिल्ली के राजघाट से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। यूनेस्को का सदर मकाम कहाँ वाक़ है? यानी कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर के बारे में बात चल रही है। पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, या मॉस्को के अंदर? तो ये पेरिस के अंदर अवेलेबल है, यानी कि हेडक्वार्टर जो यूनेस्को का है पेरिस के अंदर है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है पेपर के अंदर। तो फुल फॉर्म है आपकी, यू से है आपकी यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर अब 10 के बाद हम जनरल उर्दू के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में पूछा गया है, मंदरजा झेल में से किसे बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है? तो बाबाए उर्दू के नाम से जो जाने जाते हैं, मिर्जा गालिब, अल्ताफ हुसैन हाली, डिप्टी नजीर, या चौथा ऑप्शन है आपका मौलवी अब्दुल हक? तो दोस्तों जो बाबाए उर्दू के नाम से जाने आते हैं वो आपके हैं मौलवी अब्दुल हक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हुर्फ तहजी में हुर्फ दा की कितनी शक्लें हैं? तो ये आपको ऑलरेडी मालूम है, अगर नहीं मालूम तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, यानी कि एक शक्ल। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। लफ्ज शहीद की जमा क्या है? और ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको मालूम ही होगा, शहीद, अशहाद, या शोहदा, या शाहिदान। तो शहीद की जो जमा है वो आपकी शोहदा है, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। नाक रगड़ना एक मुहावरा है जिसके मानी है खुशामद करना, सजदा करना, मांगना, या नाक साफ करना? तो नाक रगड़ना का मतलब होता है किसी की खुशामद करना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अब 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। सही इमले की निशानदेही कीजिए, यानी कि सही इमला बताना है कि सही इमला इसमें आपका कौन सा है, इर्तिआश, उल्फत, इंतजाम, या इल्तमास? तो पहले मैं इसको सही बता दूं कि सही कौन सा है, आपका इस इर्तिआश है। बाकी ये 3 गलत क्यों है? क्योंकि उल्फत आइन से नहीं अलिफ से आता है, उल्फत ऐसे लिखा जाएगा,
और इंतजाम में आपका जोए आएगा, और इल्तिमाश में शीन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा यहाँ पे, सीन आएगा। इल्तिमास होना चाहिए, इल्तिमाश नहीं होता है, शीन की जगह सीन। क्वेश्चन नंबर 16, दस्तूर हिंद के किस शेड्यूल या जदवल में उर्दू को मंजूर शुदा जबान की फहरिस्त में शामिल किया गया है? चौथे, पांचवी, सातवीं या आठवीं? तो दोस्तों यानी कि उर्दू को किस शेड्यूल के अंदर जबान में शामिल किया गया है? तो वो था आपका सातवां शेड्यूल, और सातवां शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज को शामिल किया गया था। और वो 22 लैंग्वेज हो है कौन कौन सी, आप वो 22 लैंग्वेज को लिख लें। मैं यहाँ पे रिकॉल आपको बोल देता हूँ। पहला था असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, और कोंकणी के बाद आपकी मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, मैताई, मणिपुरी को मैताई के नाम से भी जानते हैं, नेपाली, उड़िया, उड़िया के बाद आपका पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, और तेलुगु के बाद आपका उर्दू। तो ये टोटल 22 लैंग्वेज थी जिसमें आपसे शामिल की गई थी सातवें शेड्यूल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, मिर्जा गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, दूसरा है शाह आलम, या तीसरा है शाह आलम रंगीले, या चौथा ऑप्शन है जहांदर शाह। तो ये थे दोस्तों ये थे बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। और बहादुर शाह जफर ने इनको दो लक़ब से पुकारा था। सबसे पहला था दबीर उल मुल्क, इसको मिर्जा गालिब को दबीर उल मुल्क, और दूसरा था नजमुद दौला। तो दोनों लक़ब से इनको बुलाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। ममनून के मानी क्या है? ममनून के मानी मना किया गया है, एहसानमंद, शुक्र जो शुक्र अदा ना करे, या मानी मानी व मफहूम। तो ममनून के मानी होते हैं दोस्तों आपके मना, ममनून के मानी होते हैं एहसानमंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में, बागो बहार के मुसन्निफ में मंदरज झेल में कौन है? यानी कि बागो बहार किसने लिखी है? मीर हसन दहलवी, मीर अमन दहलवी, मीर अनीस, या अल्ताफ हुसैन हाली? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, बागो बहार के जो मुसन्निफ है वो मीर अमन दहलवी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि उर्दू के जनरल क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या था? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उर्दू के जो पहला अखबार था, इनकलाब था, अमरोज था, या जामे जहानुमा, या जमींदार? तो ये है आपका जामे जहानुमा। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही हो जाएगा। और ये 1822 में कोलकाता से पब्लिश हुआ था। पहले कोलकाता को, आप जानते हैं कोलकाता को किस नाम से जाना जाता था? कलकत्ता के नाम से ये जाना जाता था। तो क्वेश्चन ऑप्शन में कलकत्ता भी आ सकता है। अब जनरल इंग्लिश के टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं फिर 20 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन में ये बोला गया है, टिक द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनकरेक्ट सेंटेंस को यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है। आई हैड ब्रेकफास्ट एन आवर अगो, मॉम थ्रू अ बोल ओवर माई हेड, या सानिया वॉच एन आंट ईट शुगर इन द किचन, या डी ऑप्शन है आपका, आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट व्हेन आई ग्रो अप। तो दोस्तों यहां पर आपको बहुत सिंपल सा नजर आ रहा है, सानिया वॉच ए आंट, ए नहीं होना चाहिए था, जबकि क्या होना चाहिए था, एन आंट। यानी कि मिस्टेक थी सिर्फ ए और एन की। तो ऑप्शन नंबर जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिलेबस इज सिलेबसाइज, सिलेबाई, या सिलेबल्स, या सिलेबीज? तो ये तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, आप पढ़ के भी आ चुके हैं। प्लूरल जो फॉर्म होता है वो आपका सिलेबाई होता है, सिलेबस का। क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दे कॉल मी फॉर द इंटरव्यू। पहला ऑप्शन है आई मे
बी आई मे बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय देम, या आई माइट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय देम, या सी ऑप्शन है आई माइट हैव बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यहाँ पर ये टाई नहीं है, यहाँ पर ये है आपका, यहाँ पर ये बाई है, बाई बाई लिखा हुआ है, या आई हैव टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय देम। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, ए, आई मे बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय देम। अब क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि कौन सा इसमें जो स्पेल्ड है वो करेक्टली है, बाकी 3 गलत है और 1 सही है। और वो कौन सा सही है वो देखते हैं। कमिटमेंट की जो स्पेलिंग होती है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर जो 1 है उसी में करेक्ट दी हुई है। और कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? वचन या वादा, वादा भी हम लिख सकते हैं, वादा, कमिटमेंट करते हैं ना बात किसी चीज की, कि इस चीज को मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, यानी कि वादा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर इन एग्जामिनेशन, आप लेटर कब लिखोगे? राइट विदाउट फेल योर रियल नेम एंड एड्रेस, गिव योर रजिस्टर नंबर, यू मे राइट इन एन इमेजिनरी नेम एंड एड्रेस, या इट हैज नॉट टू राइट एनी ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यू मे राइट एन इमेजिनरी नेम एंड एड्रेस। क्योंकि एग्जामिनेशन की बात चल रही है, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में आप कभी भी रियल नेम और एड्रेस को नहीं शो करते हैं, और कभी भी रजिस्टर नंबर को भी नहीं शो करोगे, और इट इज वाइज नॉट टू राइट एनी ऑफ दीज, और अगर नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 26 में चलते हैं। बिल्डिंग हैज बीन बिल्ट डैश द न्यू प्लान, अब इसका क्या होगा? अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद, या फॉर, या अबाउट। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्डिंग हैज बीन बिल्ट इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 27 में चलते हैं। साउंडिंग द सेम बट स्पेल्ड डिफरेंटली, यानी कि कोई दो अलग अलग साउंडिंग सेम है लेकिन स्पेलिंग जो है दोनों की अलग अलग है। अब वो कौन से 2 वर्ड है वो देखते हैं। वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो 27 है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उसको क्या कहलाते हैं? वो होमोफोनस कहलाते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है आपका साउंड। तो सेम साउंड वाले, यानी कि एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, जैसे इसको आप क्या पढ़ोगे बताओ जल्दी से बोलकर। ये पढ़ोगे आप KNOW, नो, और इसको क्या पढ़ोगे? ये भी नो, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन पढ़ा ये लगभग सेम जा रहा है, साउंडिंग इसकी सेम आ रही है। एक और एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मैंने एक लिखा, ये क्या पढ़ा आपने? सम, सम मतलब कुछ, और एक मैंने लिख दिया SUM, सम। सम मतलब यहाँ पे जोड़। ऊपर वाला सम का मतलब है कुछ, और नीचे वाले का है आपका जोड़। तो पढ़े ये सेम जा रहे हैं लेकिन स्पेलिंग इनकी अलग अलग है। तो इन्हीं को बोलते हैं होमोफोनस, या होमोफोन्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। ए बुक रिटन बाय अ पर्सन अबाउट हिज ऑन लाइफ, ऑन लाइफ जो लिखता है, रेज्यूम कहलाता है, प्रोफाइल कहलाता है, बायोग्राफी कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, जो अपनी खुद की कथा लिखे उसको ऑटोबायोग्राफी के नाम से आना आता है। अब 29 में चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ बैलीग्रेंट? सबसे पहले बैलीग्रेंट का मतलब जान लेते हैं कि बैलीग्रेंट का मतलब है क्या। बैलीग्रेंट का मतलब होता है दोस्तों लड़ाकू, जो लड़ता रहे, और एग्रेसिव भी कह सकते हैं उसमें। कम्बैटिव, टास्क, पेशेंट, या फ्रीवोलस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा, कॉम्बैटिव। सिनोनिम जो है आपका बैलीग्रेंट का कॉम्बैटिव है। कम्बैटिव का मतलब भी आपका लड़ाकू ही होता है। और इसमें जो फ्रीवोलस आया है इसका मतलब होता है तुच्छ या छिचोरा या चीप टाइप का, चीप। बाकी टास्क और पेशेंट तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 पे चलते हैं। फाइंड द ऑड वर्ड आउट एंड और ऑड बट इन। तो इसमें से ऑड वर्ड बताना है। अब ऑड वर्ड जो है इसमें दोस्तों एंड है, बट है, और है, या इन है। तो आपको पता है इन
जो है आपका ऑड वर्ड हो जाएगा। और इन क्यों है, क्योंकि इसके अलावा सारे कंजक्शन है, एंड भी, बट भी और भी। कंजक्शन क्या होते हैं, जो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। दो सेंटेंस को जब आपस में कोई जोड़ता है तो उसको कहते हैं हम कंजक्शन। लेकिन इन जो है, इन किसी सेंटेंस के बीच में आता है और वो किसी सेंटेंस को जोड़ता है, वहां पर नहीं है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन की तरफ, कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है। स्कूल में हम निसाबी निसाबी सरगर्मियों के इनकाद का मकसद क्या है। बच्चों की खुद एतमादी को परवान चढ़ाना, तलबा के इक्तसाबी तजुर्बात में इजाफा करना, या तलबा में मुसाफिरत के जज्बे को फरोग देना, या ये सभी। तो दोस्तों जो को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो करती हैं ये सारी चीजें, यानी कि वो परवान भी चढ़ेंगे, तजर्बात भी हासिल करेंगे, और उनके जज्बे को भी फरोग देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसके सभी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप बढ़ेंगे 32 की तरफ। तो 32 क्वेश्चन में क्या बोला गया देखते हैं। तलबा के नज्म व नस्क का पाबंद बनाने के लिए सबसे मौजूद तरीका है, यानी कि सबसे मौजूद तरीके के बारे में पूछा गया है। तो सबसे मौजूद तरीका जो है क्या है, छड़ी का इस्तेमाल करना। तो दोस्तों छड़ी का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो ये एक नेगेटिव सेंस में चला जाता है। तलबा के मसाइल को दोस्ताना तौर पर हल करना, अभी देखते हैं इसके बारे में आगे। वालदेन को शिकायत की नोटिस भेजना। अब वालदेन की शिकायत नोटिस भेजेंगे यानी कि क्लास के बारे में, तो टीचर फिर किस काम आएगा। तलबा को कुछ दिनों के लिए क्लास से बाहर निकालना, तो क्लास से बाहर भी नहीं निकाल सकते। तो ऑप्शन नंबर ए की बचा है, ऑप्शन नंबर बी इसका, यानी कि बच्चों के साथ हम दोस्ताना माहौल क्रिएट करेंगे जिससे बच्चा थोड़ा खुल के एक्सप्रेस होके अपने विचार रख सकता है, और वो एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ले सकता है। तो इसीलिए जरूरी होता है कि उनसे दोस्ताना माहौल रखें जिससे वो क्लास में एक्टिव रहते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आप मुअल्लिम बनना चाहते हैं क्योंकि, मुअल्लिम यानी कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, बताइए आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। ये आपसे कभी कहीं भी पूछा सकता है, आप टीचर बन भी गए तब भी पूछाएगा। तदरीस के पेशे में तनख्वाह अच्छी है, नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सरासर। या तदरीस एक पुर अमन पेशा है, या तदरीस आपको तदरीस में दिलचस्पी है, ये भी नहीं। आपको सरकारी नौकरी मिल सके, ऐसा भी नहीं है। और भी जॉब है जहां से आपको सरकारी जॉब मिल सकती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, क्योंकि आपको दिलचस्पी है, टीचर बनना है ताकि आप बच्चों से इंटरेक्ट कर सके, आप सीख सके उनसे, इसलिए दिलचस्पी आपकी होगी सीखने की। और जहां से बच्चों के साथ आप कम्युनिकेट कर पाए, यानी कि जहां से आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग का पैशन है, यानी कि आपको दिलचस्पी है, इसीलिए आप टीचर वहां पे बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। योम असातिज़ा यानी कि किस अजीम शख्सियत की योम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये आपको मालूम ही होगा, जो योम असातिज़ा है ये डॉक्टर राधाकृष्णन के योम पैदाइश में मनाया जाता है, और ये हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को ये मनाया जाता है। और डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं, आप इसके बारे में भी जानते होंगे। शांति निकेतन हिंदुस्तान के किस रियासत में वाक़ है। शांति निकेतन, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं शांति निकेतन होता क्या है। तो दोस्तों शांति निकेतन जो है ऐसी जगह है जहां पर खुले में क्लासेस कराई जाती है। वो शांति निकेतन इज फेमस फॉर विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम, मतलब विश्व भारती यूनिवर्सिटी है ये। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था 1921 के अंदर, 1921 के अंदर। और ये कहा है, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, या गुजरात। तो ये है आपका मगरबी बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। शांति निकेतन ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 को इस्टेब्लिश किया था। 36, तलबा से अच्छे रवाबित को कायम करने के लिए एक मुअल्लिम के लिए सबसे ज्यादा मौजू सरगर्मी क्या होगी, क्या होगी बताइए आप।
तलबा से शफकत से पेश आना, दोस्ताना बर्ताव करना, इनफरादी तवज्जो देना या अच्छी गुफ्तगू। देखो, यहाँ पर हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन बताना है, शफकत से भी पेश आना है, दोस्ताना बर्ताव भी रखना है, अच्छी गुफ्तगू भी। लेकिन यहाँ पर पूछा है सबसे ज्यादा मौजूद सरगर्मी एक मुअल्लिम के लिए तलबा से अच्छे रवाबित को कायम करने के लिए, यानी कि उनसे अच्छे कम्युनिकेशन, ताकि वो उनसे अच्छा गैप बन जाए, उन ताकि उनके अंदर का एक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए। उसके लिए क्या होगी, उन बच्चों में इनफरादी तवज्जो जब हम देंगे तभी उनके उनकी जो आपकी मुअल्लिम की सबसे ज्यादा मौजू वही चीज होगी, इनफरादी तवज्जो। अब बढ़ेंगे दोस्तों, इससे क्या होगा, बच्चा खुलकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब आप बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इस इनफरादी तवज्जो देंगे तब। इस्तेलाह किंडरगार्टन का मतलब क्या है? किंडरगार्टन, किंडर का मतलब होता है बागो, बच्चों का बाग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बच्चों का बाग। किंडरगार्टन जो है दोस्तों एक स्कूल खोले गए थे, और ये कहाँ खोले गए थे? ये खोले गए थे आपके जर्मनी के अंदर। कहाँ पे? जर्मनी के अंदर। और जर्मनी में भी किसके द्वारा खोले गए थे ये क्वेश्चन भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ये खोले गए थे फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा जर्मनी में स्कूल खोले गए थे किंडरगार्टन के नाम से। 37 के बाद 38 में चलते हैं हम। बच्चे की आजादी का तस्वुर दिया अफलातून ने, महात्मा गांधी ने, अरस्तू ने, ये रूसोव ने। तो ये जो बच्चे की आजादी का तस्वुर जो दिया है वो दोस्तों ये दिया है आपके रूसोव ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में। कौमी ख्वानगी मिशन किस साल कायम किया गया? तो ये आपके किया गया था 1986 में, 1988 में, 1990 में, 1994 में। तो ये 1988 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। महात्मा गांधी की जो बेसिक एजुकेशन बुनियादी तालीम स्कीम है किस साल शुरू की गई थी? तो ये 1935 में की गई थी, क्या 1936 में की गई थी, 1937 में की गई थी, या 1938 में की गई थी? तो जो बेसिक एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन स्कीम जो है, इसको 1937 में लॉन्च किया गया था, यानी कि शुरुआत की गई थी। और इसको दोस्तों वर्धा स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। वर्धा स्कीम, वर्धा स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो फीचर्स थे वो क्या क्या थे? एक तो हेल्दी, हेल्दी के बाद आपका रेडी टू लर्न, चिल्ड्रन सपोर्टिव लर्निंग होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि जिससे वो हेल्दी हेल्दी टीचिंग हेल्दी टीचिंग कर सके, यानी कि सीख सके हेल्दी। और रिलीवेंट करिकुलम होना चाहिए, कंटेंट। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका सक्सेसफुल लर्निंग आउटकम फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि जो भी आउटकम्स आए उनके सक्सेसफुल आने चाहिए। तो ये इनके बेसिक फीचर्स थे किसके? गांधी जी की स्कीम के, जो कि पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन की तरफ, और फिर उसके बाद इस वीडियो को हम लास्ट करेंगे। अब पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 7 से 12, फिर 19, फिर एक क्वेश्चन मार्क, फिर 39 और फिर 52। तो पहले जब जोड़ा गया, ये 5 जोड़ा गया पहले में, और फिर अगले में जोड़ा गया दोस्तों 7, और फिर अगले में डेफिनेटली 7 जोड़ा गया, तो 2 2 जोड़ रहा है, तो अगले में डेफिनेटली 9 जोड़ा गया होगा। तो जब 9 जोड़ेंगे तो 9 जोड़कर कितना आएगा? 9 जोड़कर आएगा टोटल 19, और 9 आएगा 28। और 28 में फिर 11 जोड़ेंगे तो बिल्कुल सही आ रहा है 39, और 39 में 13 जोड़ेंगे तो 52। यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन 28 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ये आपका बी में मिल रहा है। 42, अगर कंप्यूटर को RETUMOC के बतौर पर मेडिसिन, तो मेडिसिन को क्या कोड दिया जाएगा? तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आपको नजर आ भी रहा है। इसको रिवर्स करके लिख दिया गया RETUM। तो अब मेडिसिन का भी रिवर्स कर देते हैं। तो मेडिसिन का जब आप रिवर्स करेंगे तो सबसे पहला आएगा आपका ई। अब ई इसमें नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, एक ही में ऑप्शन है। तो आप
कहीं जाने की जरूरत आपको है ही नहीं। ऑप्शन नंबर आप सीधा सी पे जाएंगे, क्योंकि जब उल्टा करेंगे तो ई पे लाएगा, और ई किसी भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में नहीं था। तो आगे ऑप्शन आप चेक नहीं करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब जैसे कवारिटी लक्षद्वीप है, ऐसी अंडमान किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये आपका पोर्ट ब्लेयर यानी कि इससे रिलेटेड है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और इसमें बोला गया है अगर आप 1 से 100 तक तमाम नंबर लिख देते हैं तो आप कितनी बार एक लिखते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल है। आप एक बार ही लिख लेते हैं एक, फिर आपका आता है 10, फिर 11, फिर 12, 13, और 13 के बाद आता है 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 19 के बाद 20 गलत लिख दिया मैंने, ये आएगा आपका 21, 31, 31 के बाद 41, 51, 61, 71, और फिर आ रहा है आपका 71 के बाद 81, 91, और लास्ट में आपका आ रहा है 100। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ अलग पेन से करके कि एक कितनी बार आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, अभी तक 17 आ गया, लेकिन 11 में 2 बार आ रहा है। 18, 19, 20, 20 और एक ये 21, तो टोटल 21 बार आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। अफरोज ने कहा ये लड़की मेरी वालदा के पोते की बीवी है। अफरोज लड़की का क्या है? एक कोई अफरोज है, मान लेते हैं एक अफरोज है, ये मैंने एक डायग्राम बना रहा हूँ। अफरोज को मैं मान ले रहा हूँ ए, उसकी जो वालदा है इंग्लिश में लिख देता हूँ, उसकी वालदा होगी। कह रहा है ये लड़की मेरे वालदा के पोते की बेवा है, बीवी है, यानी कि वालदा वालदे का पोता होगा, यानी कि ये इसी का लड़का होगा, ये इसका पोता होगा। तो जो लड़की है वो इसकी क्या है? बीवी है इसकी, लड़के की। कह रहा है अफरोज लड़की का क्या है? तो अफरोज लड़की से कैसे कनेक्टेड है? ये इसका डायरेक्टली क्या हो गया? ससुर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। अंग्रेजी डिक्शनरी के मुताबिक जेल में दिए गए अल्फाज को तरतीब दें, यानी कि अल्फाज कैसे आ रहे हैं उसको बताना है। तो देखो पी आर पी आर पी आर तो सब में है, लेकिन पी आर के बाद ए, तो ए और बाकी सब में है आपका ई ई, तो दो दो आएगा, यानी कि स्टार्टिंग में होगा 2, तो चौथा वाला गलत हो जाएगा और पहला सी वाला गलत हो जाएगा। अब 2 के बाद एक दोनों में है, अब 3 और 4 की लड़ाई है, तो 3 और 4 में देख लेते हैं कौन पहला आ रहा है। तो पी आर ई सी तक सही है, उसके बाद सी के बाद ई है और यहाँ पर है आई, तो आई बाद में आता है, सी पहले आता है, इसीलिए 4 पहले और 3 बाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी 46 हो जाएगा आपका बी सही। ये अब क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। ये जो है आपका 47 बहुत सिंपल है। लिप यानी कि हॉर्न कब से रिलेटेड है? तो बर्ड किससे रिलेटेड होगा? फॉरेस्ट से, ग्रास से, ब्रश से, या बीक से? तो बर्ड की क्या होती है? बर्ड की होती है आपकी बीक, यानी कि चोंच जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों। दी गई शक्ल में कितने ट्राइंगल है? तो आप इस ट्राइंगल को यहाँ से काउंट कर लेना, और जब इस ट्राइंगल को आप टोटल काउंट करोगे तो ये आपके निकल के आएंगे दोस्तों, टोटल निकल कर आएंगे 14, यानी कि 14 इसके सही हो जाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 49, जब इसको आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 4, और 4 में 2 से काटोगे तो 2 बारी में, और 4 से ये 3 और 1 यानी कि 4, इसका सबका एलसीएम आप ले लोगे तो
3 2 5, 5 4 9, यानी कि 9/4 इसका आ जाएगा। और 9/4 आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, और गलती क्या करते हैं, 4/9 लगा देंगे। तो 4/9 तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि ऊपर 9 है और डिनोमिनेटर में आपका 4 है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 में। और 50 में क्या बोला गया है, जिस तरह क्रिकेट का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, ठीक उसी तरह बेसबॉल का ताल्लुक किस देश से है। यानी कि बेसबॉल का ताल्लुक पूछ रहा है, पाकिस्तान से है, क्या बांग्लादेश से है, क्या अमेरिका से है, या आपका ब्राजील से है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम ही है, जो बेसबॉल का ताल्लुक है ये आपका अमेरिका से है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका अमेरिका हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे टोटल 50 क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए। बाकी के जो 50 क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन वो हम पार्ट नंबर 2 में सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और ये वीडियो जो मानू से बीएड करना चाहते हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, और इस वीडियो को शेयर कर हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।